बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, मैंने आपसे कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान की फ़ौज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर और उनके करीबी जर्नैल वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उन्हें गिलगित बल्तिस्तान पे पूरा कंट्रोल चाहिए, आज़ाद कश्मीर पे भी पूरा कंट्रोल चाहिए और इसके साथ साथ उन्हें बलूचिस्तान पे तो हमेशा से ही अपना कंट्रोल चाहिए। ये इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो है वो कारोबार भी हैं, बहुत सारे मुनाफे भी हैं, लिहाजा वो यहाँ पे अपना कंट्रोल लूज़ नहीं कर सकते और वो हर हाल में अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को जितवाएंगे। हर हाल में वो यहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले कहा था। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। बहुत सारे टाउट्स ये दावे कर रहे थे मकबूलियत बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान के पास कुछ नहीं है, आसिम मुनीर बहुत आगे निकल गया मकबूलियत में, आसिम मुनीर की सियासी जमातें बहुत आगे निकल गई मकबूलियत में, ये दावे किए जा रहे थे। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि वहां पे इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगी हुई हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने में अभी तक नाकाम हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो नौजवानों के वोट हैं उनको बहुत दूर दराज मुंतकिल कर दिया गया और बड़े पैमाने पर ऐसा किया गया ताकि बंदोबस्त किया जा सके कि इन नौजवानों के वोट ही ना पड़े। बंदोबस्त ये भी किया गया है कि अगर ये वोट डालने के लिए दूसरे इलाकों में जाएं तो इस तरह का बंदोबस्त किया जाए कि वहां पर भी ये वोट ना डाल सकें। तो पूरी कोशिश है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कि नौजवानों को वोट डालने से बात रखा जाए। जब कैंपेन चल रही है तो वो एक तरफा चल रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी जोर लगाती हैं, उनसे कैंपेन चल नहीं रही। सारी की सारी कैंपेन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रही है। तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर साहब बाकी साथियों के साथ निकले हुए थे और वो अब गिजर जा रहे थे। गिजर में कुछ सीटें हैं और यहां पे भी इलेक्शन हो रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको इंतखाबी निशान भी बताए थे, आपको इलेक्शन से पहले दोबारा भी बताऊंगा कि आपने किन इंतखाबी निशानों के ऊपर वोट डालना है। तो यहां पे जनाब जुनैद अकबर साहब जो हैं, और ये वोट आपने इसलिए नहीं डालना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, इसलिए डालना है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया, जिसने पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी ना पहुंचाए। 4 मरतबा इन्होंने पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगा दिया, पाकिस्तान के पूरे निजाम पर कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान की हर चीज पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानियों को कीड़े मकौड़े बनाकर रख दिया। ये इसलिए इनके खिलाफ वोट डालना है। तो जो जमात भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाए उसको कभी वोट नहीं डालना और जो जमात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करे उसको वोट डालना। होना तो यही चाहिए। बहरहाल अब यहां पे जो है वो सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं जुनैद अकबर, उनके साथ अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली खान और MP नईम खान, ये वो लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर सूबा बदर किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोस्ट है। तमाम जमातों को खुल्लम खुल्ला इंतखाबी मुहिम चलाने का हक हासिल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा रहा है। वहां पे वो कभी कोई ड्रामा करते हैं, कभी कोई काम करते हैं। वो कैप्टन सफदर मरियम नवाज के शौहर, वो कभी जनाब फ्लाइंग कर रहे होते हैं, कभी बच्चों के पास जा रहे होते हैं, कभी हथौड़ा लेके वो पत्थर तोड़ रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। वो अपनी कंपेन चला रहा है, लोग आते ही नहीं है तो वो उसको चलने दे रहे हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी कंपेन चला रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपेन चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जुनैद अकबर ने अपने अकाउंट से जो ट्वीट किया, उनके अकाउंट से आया कि आज सुबह गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया ने आकर एतराज किया कि आपके पास NOC नहीं है। ओ भाई, इलेक्शन में कौन सा NOC होता है? और अब एक बार फिर मुझे और मेरे साथियों को गिजर जाने से यह कहकर रोक दिया गया कि आपके पास इजाजतनामा नहीं है। क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? एक पाकिस्तानी को अपने ही मुल्क में सफर करने के लिए NOC की जरूरत क्यों पड़ रही है? फस्ताई, हथकंडे और बौखलाहट, इनकी शिकस्त का वाज़े ऐलान है। अगर मैदान में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं तो फिर इलेक्शन का यह ड्रामा क्यों रचाया जा रहा है? आईनी हकूक की इस खुली पामाली और फस्तायत को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। फिर कोई रिपोर्ट्स आएंगी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुहेल अफरीदी का एक पोस्ट आया इस बारे में। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जल्द रिहा नहीं किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान की कठपुतली हुकूमत और जो वहां पर जाली हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है उनसे अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ नारवा सलूक के बारे में सवाल करने वहां पर खुद जाऊंगा। ये रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं। ऐसे इकदाम तकसीम पैदा करते हैं। जिनका काम अवामी मैंडेट की हिफाजत है वो हमेशा पाकिस्तानियों के मैंडेट पर डाका डालते हैं। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने और जोर जबरदस्ती, जुल्म और जबर से इमरान खान की पार्टी को माइनस करने से जमहूरी निजाम को तबाह किया जा रहा है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे। यह रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। गिलगित बल्तिस्तान को हम नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान गैरतमंद लोगों का है। वहां के लोग मेहमान नवाज हैं।
वो अपने मेहमानों की इस बेइज्जती का बदला इलेक्शन में वोट के जरिए लेंगे इंशाअल्लाह। ये जनाब सुहेल अफरीदी साहब का ट्वीट है। हालात नाजरीन ये बन गए हैं, हमेशा डाका मारा गया। ये जो 2018 के इलेक्शन में कहते हैं ना इमरान खान के लिए धांधली हुई थी, जरा ये एक फैक्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और बार बार ये फैक्ट मैंने आपके सामने रखा, और अब तो ये बात फाफिन के सरबराह अब्दुल बारी साहब भी कर रहे हैं। फाफिन के सरबराह जो इलेक्शन के ऊपर पूरी तहकीकात करता है, और अब वो क्या बता रहे हैं जरा ये देखें। वो कहते हैं 2018 में इमरान खान साहब 118 नशिस्तें जीत रहे थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने 30 के करीब सीटों का नतीजा रोका आरटीएस जब बिठाया गया, जिसको आरटीएस बिठाना कहा जाता है। इसके बाद जब आरटीएस बहाल हुआ, यानी इमरान खान 2018 में 118 नशिस्तें उनको मिली, जनरल बाजवा और जनरल फैज ने 30 के करीब सीटों का नतीजा रोका, जिसमें ख्वाजा आसिफ की भी एक सीट थी, और जिसको आरटीएस बिठाना कहा जाता है। और इसके बाद जब आरटीएस बहाल हुआ तो नतीजा आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 30 सीटें कम करके मुस्लिम लीग नून के 21 और जरदारी के 10 बढ़ाकर इमरान खान की क्लियर मेजॉरिटी को कम कर दिया गया। पैटर्न यह था कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए। ये पाकिस्तान की फौज का तरीका वारदात है। इमरान खान जो ले रहा था, फौज जब मैं कहता हूं तो बेचारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी दुखी हो जाता है, तुम्हारा कसूर नहीं है यार, तुम लोग तो भाइयों की तरह हो। ये कसूर है उन जर्नैलों का जो तुम लोगों के ऊपर भी और कौम के ऊपर भी मुसल्लत हुए हैं, जिन्होंने अपने मफाद के लिए मुल्क की मंजी ठोक दी है पकड़ के। ये वो जर्नैलों की मैं बात कर रहा हूं। तो उन्होंने हमेशा यही किया, और पैटर्न ये है जनाब के सादी अक्सरियत किसी को नहीं लेने देनी। इमरान खान साहब के पास थी सादी अक्सरियत 2018 में, तो उनको बैसाखियां देने के लिए उनकी सीटें आरटीएस बिठाकर छीन ली गई, और बाद में पीएमएलएन को कह दिया गया तुसी रोला पाई जाओ, विचो विचो खाई जाओ तो रोला पाई जाओ। क्योंकि नून लीग को इसमें से लगभग 20-21 सीटें मिली थी और जरदारी की 10 बढ़ा दी गई थी, तो इन्हें कहा गया रोला डाल के रखो। इस मरतबा फिर उन्हें इसी तरह जाली हुकूमत बना के दी गई। तो जर्नैलों ने हमेशा इनको सपोर्ट ही किया है। लोग पहले समझते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बाहर है, जरा पीपल्स पार्टी वाले नेड़े नेड़े हो जाओ और गौर से मेरी बात सुनो, और जरा तवज्जो से बात सुनने के बाद जो है वो अपना फैसला कर लेना। देखिए, मेरा पूरा खानदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में था। मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला वोट डाला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाला, और हम पीपल्स पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते रहे। हमें हमेशा लगता था कि बेनज़ीर भुट्टो पंजाब के ताजिरों से ज़्यादा बेहतर है, और उसका नज़रिया ज़्यादा बेहतर है, वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेहतर पॉलिसी बनाती है। मगर जरदारी ने आज हर डेमोक्रेटिक आदमी जो है, जो डेमोक्रेसी को पसंद करता है, उसकी नाक काट दी है जरदारी ने। पहले बिलावल ने कहा जी ब्रूट मेजॉरिटी, बहुत तकलीफ हुई। बिलावल ने कहा जी कि डंडे वाली जमहूरियत, बहुत तकलीफ हुई। और अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने का जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है। जरा ये जरदारी का आप स्टेटमेंट सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जरदारी ने कहा कि हम सब मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे और मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात जो हमेशा फौज की सियासत में हिस्सेदारी के खिलाफ रही, वो आज क्या कह रही है कि हम सब मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। यही जरदारी एक दिन कह रहा था ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, होशियार होशियार होशियार। फिर नस गए, पहुंच गए जनाब दुबई, वहां से वापस ही नहीं आते थे जरदारी साहब। बतौर सदर इनके अंदर जरूरत नहीं हुई कि ये सामना कर सके, फिर इनको भागना पड़ गया। अब वही जरदारी कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को वजीर आजम बनाना चाहता है। इतनी सी बात है। और अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अपनी साख बचाना चाहता है, और करप्शन के केसों से जान खुलासी चाहता है। इतनी सी बात है। तो जूते पॉलिश करी जाओ और इक्तदार के अंदर बैठे रहो। देखिए, ये लोग वहीं पहुंच गए जहां से जुल्फिकार अली भुट्टो ने आगाज किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान को अपना डैडी मानकर अपनी सियासत का आगाज किया था। फिर उन्हें अपने इस जुर्म और गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये दाग अपने खून के साथ धो दिया। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को सैल्यूट है कि वो डिक्टेटर के सामने झुका नहीं, उसने ये दाग धोया और अपने खून के साथ धोया। बेनज़ीर भुट्टो ने भी शहादत दी और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही। लेकिन बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने जरदारियों के जरिए से पीपल्स पार्टी पे कब्जा कर लिया। यानी जो भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी थी, इस पॉलिटिकल पार्टी पे जरदारियों के जरिए से कब्जा कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने। और आज ये बेटा और बाप दोनों, यानी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, इन्होंने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कब्जा किया हुआ है बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत के बाद। और ये वो सारा कुछ कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है। नाजरीन, एक और ये खबर तो नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग तबसरा कर रहे हैं, तो मैं इस पे एक चीज सामने आपको रख दूं। एक इश्तिहार चलाया जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया पे कि हमारे फौजी भाई खड़े हुए हैं बॉर्डर पे झंडे लेकर। ये शायद ISPR ने बनाया, और एक छोटी सी नज़म है, वो पढ़ते हैं जनाब कि तुम अपने घरों में ईद मनाओ और हम बॉर्डर पे खड़े हैं।
बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी फौज को ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ता है, ये इस तरह की चीजें बनानी क्यों पड़ती हैं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम घर में सो रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम ईद मना रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम शबरात मना रहे हो। भाई 56 इस्लामी मुल्क हैं, इसके ऊपर तनकीद करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि 56 इस्लामी ममालिक हैं, वहां पे भी फौजें हैं, किसी और फौज ने यह स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं और तुम सो रहे हो या ईद मना रहे हो। हमारी फौज को यह क्यों करना पड़ता है? बहुत सारे दुनिया में दूसरे ममालिक हैं, उनके अपने बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों के ऊपर उनके फौजी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट बना के नहीं डालते कि जनाब आप पुरसकून तरीके से अपना त्यौहार मनाइए, हम बॉर्डर संभाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं, इस तरह के तो स्टेटमेंट बनाए नहीं जाते, पूरी दुनिया की फौजें नहीं बनाती। हमारी फौज क्यों बनाती है, उसकी एक वजह है, हमारे जर्नैलों की गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उन पर पर्दा डालने के लिए मासूम फौजियों की ऐसी वीडियोस को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जर्नैल जो पाकिस्तानी कौम के साथ करते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम सवाल पूछती है और नाराज हो जाती है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरह की जज्बाती वीडियोस हमारे जवानों से, मासूमों से, बेचारों से बनवाई जाती। देखिए, खाली फौज तो ड्यूटी नहीं कर रही ना, डॉक्टर्स भी ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। आप जाके अस्पतालों में देखें, पुलिस वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। आपकी मस्जिदों के बाहर खड़े हुए थे जब आप नमाज पढ़ के निकले थे। आप जाकर देखें, क्या पुलिस का हक नहीं है? उनकी वीडियो कौन जारी करेगा? डॉक्टरों की वीडियो कौन जारी करेगा? मुझे बताएं ना, अखबार वाला ईद वाले दिन अखबार डाल के गया, उसकी वीडियो कौन जारी करेगा? कारपोरेशन वाले, सफाई का अमला, दूध वाला, मीडिया वाला, सारे काम करते हैं। कसाई भी काम करता है ईद वाले दिन, मौलवी नमाजें पढ़ाते हैं ईद वाले दिन, बेशुमार लोग काम कर रहे हैं ईद वाले दिन। तो क्या उन सारों की वीडियोस जारी कर दी जाएगी, तुम लोग ईद मनाओ, हम काम कर रहे हैं? बेशुमार गरीब लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं, किसान काम कर रहा होता है, ईद वाले दिन काम कर रहा होता है। वो जो करता है उससे आप रोटी खाते हैं, बॉर्डर तक पे रोटी जाती है। क्या उसकी भी वीडियो बना देंगे? वो भी ईद वाले दिन काम करता है। एक सहाफी बेचारा ड्यूटी कर रहा होता है, गरीब आदमी मोटरसाइकिल के ऊपर निकलता है, जाके खबर इकट्ठी करता है कि जनाब बड़े लोगों ने कहां कहां पे नमाज पढ़ी है ईद वाले दिन। तो क्या उसकी भी वीडियो बना दें हम कि जनाब ये ईद वाले दिन काम कर रहा था? खाली फौज नहीं काम करती, सारे ही काम करते हैं। ये वीडियो फौज को इसलिए बनानी पड़ती है बेचारी को कि जर्नैलों ने जो इस कौम के साथ किया है वो उस पर पर्दा डालना चाहते हैं और एक जज्बाती अंसर लेकर आना चाहते हैं। तो लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं, लोग इसके ऊपर भी तनकीद करना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, एक और खबर, आलमी मंडी में तेल की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और अब लगभग 25% तक कम हो गई हैं, यानी $88 फी बैरल से भी नीचे कीमतें आ गई हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की। जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ी थी ना, तो इन्होंने 24 घंटे नहीं गुजरने दिए, पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी। लेकिन अब कम करने की बारी है, तो $150 का लीटर पेट्रोल ये कब करेंगे? सवाल यह है कि इमरान खान साहब $100 फी बैरल से भी ऊपर का पेट्रोल खरीद के $150 फी लीटर अगर दे सकते हैं, यानी सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं महंगा खरीद के, और वो इतना कोई वो नहीं था, यानी इमरान खान साहब उसमें से मुनाफा कम रखते थे। इन्होंने तो लेवियों और टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिए। ये आप पेट्रोल के पैसे नहीं दे रहे, आप लेवियों के और टैक्सेस के पैसे दे रहे हैं जो आपको देने पड़ रहे हैं। तो जनाब, आलमी मंडी में जो तेल की कीमत है वो गिरने के बावजूद पाकिस्तान में कम नहीं की जा रही। अब कम करे ना पाकिस्तान में, जैसे बढ़ाई थी बहुत तेजी से, वैसे ही कम भी करो उसी तेजी से, लेकिन कम नहीं करते ये। नाज़रीन, कपास के बारे में एक खबर मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली गन्ने के चक्कर में ना कपास तबाह कर दी इन्होंने पाकिस्तान की। जितनी शुगर मिले है ना, ये बहुत ताकतवर लोगों की है। ये लोग सिर्फ 3 महीने काम करते हैं सर्दियों के सीजन में, ये क्रशिंग के सीजन में काम करते हैं, बेशुमार चीनी प्रोड्यूस करते हैं, बाहर भेज के पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान में बेच के पैसा कमाते हैं, और ये इतना पैसा बना लेते हैं कि पूरा साल इन्हें समझ ही नहीं आती कि पैसा खर्च कहां पे करें, और किसान का इस्तेहसाल करते हैं। गन्ना जब तक सूख के बिल्कुल हल्का नहीं हो जाता तब तक ये उसको खरीदते नहीं है वजन के हिसाब से। ये ऐसे जालिम लोग हैं। तो जहां पे कपास लगती थी ना, वहां पे पानी इस्तेमाल किया गया, वसाइल इस्तेमाल किए गए, और वहां पे कपास की जगह पे गन्ना लगा दिया गया। ये गन्ने का फायदा जो है ना, वो किसान को तो होता नहीं है, किसान को तो कीमत मिलती नहीं है, पाकिस्तान को भी फायदा नहीं होता। ये जो गन्ना लगाया जा रहा है इतने बड़े पैमाने के ऊपर, इसका फायदा चंद खानदानों को होता है, जबकि कपास लगती थी तो उसका फायदा ना सिर्फ किसान को होता था बल्कि इंडस्ट्री को होता था, बहुत सारे मजदूरों को होता था, बहुत सारे मेहनत कशों को होता था, और पाकिस्तान को ज़र मुबादला मिलता था जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता था। अब हालात क्या है, कपास की पैदावार 15 मिलियन बेल्स थी पाकिस्तान में, जो कम होकर 2025 में 5.6 मिलियन बेल्स रह गई है, यानी 63% तक कपास पाकिस्तान में अब कम पैदा हो रही है। जो काश्त की जाती थी कपास की, उसका रकबा भी 33% कम हो गया है। 3 मिलियन हेक्टर से कम होकर 2 मिलियन हेक्टर रकबा रह गया है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ये रीढ़ की हड्डी है,
हम कपास मंगा रहे हैं अमेरिका से, अमेरिकन बड़े खुश हैं, और पाकिस्तानी किसान को हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, ना उसको कपास लगाने दे रहे हैं, वो गन्ना लगा रहा है बेचारा, ताकि शुगर मिलें चलती रहे इन बड़े बड़े लोगों की, और कौम शुगर के अंदर फंसी हुई है। मेरी पाकिस्तानियों से एक गुजारिश है कि मीठा जरा कम कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। खासतौर पे चीनी का इस्तेमाल और चीनी से बनने वाली फजूल चीजों का इस्तेमाल आप रोक दें, बंद कर दें, क्योंकि मैं आपके सामने एक डाटा रखने वाला हूं। ये डाटा ये बता रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा शुगर के पेशेंट की जो रेशियो है वो पाकिस्तान में है, और हर बीमारी की जड़ जो है ये शुगर है। हर बीमारी की जड़ ये शुगर है। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उससे कहें मैं चीनी छोड़ दूंगा, आप थोड़े अरसे के बाद चेक करें अपने आप को, दोबारा डॉक्टर के पास जाके आप काफी बेहतर हो जाएंगे। बेशुमार बीमारियों की जड़ ये शुगर है। ये जो लोग शुगर कंपनियों के माने कहना, ये जिनकी शुगर मिले, आप इनको बिठा के कहें ना ये 2 चम्मच चीनी खा के दिखाओ, आप इन्हें बिठा के कहें, इनको पता है ये कौन सा जहर है, ये कभी नहीं खाएंगे। ये आपको खिलाते हैं, ठूस ठूस के खिलाते हैं, और चाय पी लो, और चीनी डाल लो, और चीनी डालो, मिठाई खा लो, जलेबियां खा लो, दूध में डाल के जलेबियां खा लो, पेड़ों में चीनी डाल के खा लो, हर जगह पे आपको चीनी का इस्तेमाल बढ़ाते चले जाएंगे। केक खा लो, ये खा लो, वो बोतलें पिलाते हैं, बोतलों के अंदर भी चीनी तुन के बड़ी होती है इन्होंने। ये शुगर खिला खिला के पूरी कौम को शुगर का पेशेंट बना दिया। हालात ये है कि पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क बन गया, पहले नंबर पे, जहां पे शुगर के पेशेंट सबसे ज्यादा, लगभग 30.8% बताए जा रहे हैं, कोई 31% का डाटा भी है। आप देखें ना, इंडोनेशिया कितनी बड़ी आबादी है, 10% के करीब, बांग्लादेश 14.2%, तुर्की 14% के करीब, अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया 10% के करीब, भारत जो है 9.6% शुगर है वहां पे, ईरान में जो है वो भी 9% है। अपने ऊपर रहम करें, खुदा का वास्ता, सादा खुराक खाएं आप, आपका खर्चा भी कम हो, और ये चीनी का खर्चा बचाएं। बहुत मीठा खाने को दिल कर रहा है, गुड़ खा लें, खजूर खा लें, या आपको शक्कर खा लें, या कोई और मीठी चीज आप खा लें। ये जो मैन मेड मीठा है, ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था, MMM, मैन मेड मीठा। वो कहते हैं इससे बच लो, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैन मेड मीठा MMM, इससे आपने बचना है। इससे आप बच गए, जो इंसान का अपना बनाया हुआ मीठा है, इससे आप बच गए, आप बेहतरीन जिंदगी गुजार लेंगे। बच्चे जाते हैं स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, जेलीज खाते हैं, उनको नशा लग गया उनका। बोतल देख के बच्चों को हालत खराब होना शुरू हो गई कि हमने ये पीनी है। आइसक्रीम के अंदर मीठा, हर चीज के अंदर मीठा, इससे जान छुड़ा ले, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और हमारे मौलवी कह देते हैं बड़े आराम से टिल्ले मुंह से हलवा खा के कि जनाब मीठा खाना सुन्नत है। और भाई और काम भी सुन्नत है, वॉक करना भी सुन्नत है, दौड़ना भी सुन्नत है, घुड़सवारी भी सुन्नत है, वर्जिश करना भी सुन्नत है, अपने आप को सेहतमंद और मजबूत रखना भी सुन्नत है। वो काम सारे आप नहीं करते, बैठे रहते सारा दिन मीठा खाते रहते हैं। तो मेरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है, एक तो शुगर माफिया को सबसे बड़ी शिकस्त इस बात से होगी कि आप शुगर का इस्तेमाल आज के बाद चलें बिल्कुल नहीं छोड़ते तो 30% कर दें। इनकी मंजी ठुक जाएगी सारों की, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जहां पे कपास लगनी थी वहां पे सारा गन्ना लगा हुआ है। तो नाज़रीन, मैं इसके ऊपर और क्या बात करूं, बस मेरे ख्याल में इतना काफी है। एक और बड़ी खबर आई है, वो ये खबर ये है, और ये एक बरतानवी अखबार है, उसने ये खबर छापी है। उन्होंने दावा किया कि आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है। जुमेरात वाले दिन का उन्होंने दावा किया कि जुमेरात वाले दिन उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई है, आयतुल्लाह अली खामनाई की। और यह बहुत खुफिया रखा गया, सिर्फ फैमिली के लोग मौजूद थे, करीबी कौन लोग मौजूद थे इसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन यह बताया गया कि उनकी नमाज जनाजा जुमेरात को अदा की गई है। और ये बरतानवी अखबार है द टेलीग्राफ, उसने ये दावा किया है। 28 फरवरी को उनकी शहादत हुई थी, और ये 29 मई आज आ गया है, और 28 मई को 3 महीने हो गए लगभग, तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई है आयतुल्लाह अली खामनाई की। अब कोई अवामी सतह पे तकरीब नहीं हुई, लेकिन जब भी कभी अमन का मौसम आएगा, अमन का वक्त आएगा, तो मैं ये जानता हूँ जब गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई तो लाखों लोग उसमें शिरकत करेंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई का कद इतना बड़ा है इस शहादत के बाद, इस कुर्बानी के बाद, और ये पूरी दुनिया को एक पैगाम भी जाएगा। तो नाज़रीन, ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, खबरें और भी हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।